हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका एसपी बख्शी बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 31। जिनको नहीं पता है कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप है तो आप वहां पर जाएं टेलीग्राम पे और सर्च करें त्रिगीतम, आपको मिल जाएगा त्रिगीतम 4am क्लब। वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं क्विजेस के लिए और पीडीएफ भी वहीं पर आपको दिए जाते हैं। जिनको पर्सनली मुझसे गाइडेंस लेना है आप मुझे व्हाट्सअप पर यहाँ पर मैसेज करें। आपको बिल्कुल कॉल नहीं करना है इसके ऊपर, और सिर्फ हाय और हेलो नहीं बोलना है। वहाँ पर जाओ तो बताओ कि सर मुझे पर्सनल गाइडेंस के बारे में जानना है, तभी मैं आपको जानकारी दूंगा, अदरवाइज़ मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का वैसा मैसेज आता है हाय एंड हेलो का, तो ऐसा मैं सबका रिप्लाई करूं तो फिर क्या होगा, है ना। अब ज़रा बात करते हैं कि देखिए ये जो एसपी बख्शी बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसमें जो भी ऐसा इडियम्स है जो मिसिंग है, कुछ ऐसे इडियम्स पूछे गए हैं एग्जाम्स में जो इस बुक में नहीं है, तो कहाँ पर मिलेगा। मैं एक और भी सीरीज़ लेकर के आया हूँ और अभी वो भी साथ साथ में चल रहा है। केडी कैंपस का नाम सुना होगा आपने, कोचिंग सेंटर है ना। और फिर पैरामाउंट भी सुना होगा। दोनों कोचिंग का एक ही बुक है जो नीतू सिंह का बुक है। तो नीतू सिंह के बुक से मैं क्या करवा रहा हूँ, इडियम्स का सीरीज़ अभी लाया हूँ। तो आपको क्या करना है, साथ साथ में उसको भी देखते जाना है। जो भी इस बुक में कमी आपको मिले वो आपको मिल जाएगा। नीतू सिंह का जो मैं सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ केडी कैंपस और पैरामाउंट का, उसमें जा करके चेक कर लेना। अब बात करते हैं आज के फर्स्ट इडियम के बारे में। देख लो क्या है, ये है आपका राइड रफ शॉट ओवर। क्या मतलब होता है इसका, मतलब राइड रफ शॉट ओवर। रफ और शॉर्ट के बीच स्पेस दे दिया है बुक में, उसको आप क्या करना, दोनों को साथ में मिला लेना। तो राइड रफ शॉट ओवर का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है टू ट्रीट इन ए हाई हैंडेड फैशन। क्या होता है हाई हैंडेड फैशन का मतलब इस तरीके से किसी के साथ पेश आना कि बिल्कुल उसके फीलिंग्स और इमोशंस को कदर ना करना, है ना। उस तरीके से किसी के साथ ट्रीट करना, व्यवहार करना, ये कहलाता है आपका क्या, राइड रफ शॉट ओवर। इसको अगर एक शब्द में कहा जाए, एक लाइन में कहा जाए कि क्या कहेंगे इसको, राइड रफ शॉट ओवर का मीनिंग, तो इसका मतलब होता है अपनी शक्ति या सत्ता का अनुचित प्रयोग करते हुए किसी के साथ दुर्व्यवहार करना। सिंपल एक छोटा सा रूप इसका भी बोल सकते हैं कि किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, लेकिन किस तरीके से, अपनी शक्ति और सत्ता का अनुचित प्रयोग करते हुए, है ना। इस तरीके से जब कोई दुर्व्यवहार करता है कि सामने वाले की फीलिंग और इमोशन को बिल्कुल कदर ना करे, तो कहलाता है राइड रफ शॉट ओवर। तो एक सेंटेंस में समझाने के लिए मैं बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन अगर इसको याद रखना हो कि राइड रफ शॉट ओवर का मतलब होता क्या है, तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, ठीक है। हाई हैंडेड फैशन का मतलब होता है कि उसके फीलिंग को बिना, और उसके फीलिंग और उसके इमोशन का मतलब कदर ही नहीं करना और इस तरीके से व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, ये कहलाता है राइड रफ शॉट ओवर। देखिए एक वर्ड होता है बुलिंग बिहेवियर, है ना, मतलब हर किसी को बुलिंग करते रहना, उसके कमजोरी को लेकर के चाहे कुछ भी, तो बुलिंग बिहेवियर भी कहा जा सकता है इसका मीनिंग। अब जरा बात करते हैं कि आया कहाँ से होगा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये है आपका क्या, राइड ओवर का मतलब होता क्या है, तो राइड ओवर का मतलब होता है किसी को पैरों तले कुचल देना। और यहाँ पर दूसरा जो शब्द है ये है रफ शॉट, इसका मतलब होता क्या है, तो जरा देखना इसका मतलब होता क्या है। ये घोड़े का एक पाँव है, राइट, और घोड़े के पाँव में क्या लगाया जाता है, इस तरीके के मेटालिक चीज़ को लगाया जाता है, मतलब लोहे का लगाया जाता है। उस लोहे में भी देख रहे हो ये थोड़ा सा नुकीला नुकीला का कील होता है, इसको कहते हैं घोड़े का नाल, है ना। ये घोड़े का नाल होता है ताकि घोड़ा जब भी दौड़े तो उसके पैर में कम असर करे और वो तेज़ी से दौड़ सके, इसलिए इसको लगाया जाता है उसके पाँव में। इसके लोग रिंग भी बनाते हैं एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से। लोग कहते हैं इसके रिंग को पहनो तो ये ग्रह नहीं आएगा आपके ऊपर, है ना। तरह तरह की मानसिकताएं हैं, तो अलग की बात है। तो इसी को कहा जाता है रफ शॉट, बात समझ में आई। और इसी लोहे को बाहर निकाल करके रिंग बनाया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके। तो रफ शॉट का मतलब होता है घोड़े का नाल। अब जरा बात समझने की कोशिश करना कि ये आया कहाँ से है, उसके ऊपर जा रहा हूँ। देखिए पहले कुछ टाइम में ऐसा हुआ करता था कि जब भी युद्ध हुआ करता था, लड़ाई हुआ करती थी, तो उसमें क्या होता था कि मान लिया जाए दुश्मन हार गए और दुश्मन के सारे सेनाएं क्या हो गए हैं, गिर गए हैं नीचे, है ना, नीचे गिरे हुए हैं। और क्या करते हैं कि जो बंदा जीता हुआ है वो क्या करते थे, वे घायल सेनाओं के ऊपर क्या करते थे, इस तरीके से घोड़े से रौंद देते थे। बात समझ में आ रही है। तो राइड ओवर का मतलब होता है कुचल देते थे, और किससे, रफ शॉट से। रफ शॉट का मतलब होता है ये घोड़े के नाल से जिसमें नुकीले नुकीले चीज़ लगे होते हैं, और इस तरीके से क्या करते थे, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे, जबकि ये मानवता के थोड़ा अगेंस्ट है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से जब अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे, अपने सत्ता का प्रयोग करते थे, गलत तरीके से दुर्व्यवहार करते थे विपक्ष वाले सेनाओं के साथ,
तो ही वह फेमस हो गया ये इडियम। कि इसका मतलब होता क्या है, राइड रब शॉट ओवर का मतलब कि किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना कि उसके फीलिंग का कद्र ही ना हो। एक शब्द में कहा जाए, छोटे से सेंटेंस में कहा जाए तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, अपनी सत्ता या फिर शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हुए किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कहलाता है राइड रब शॉट ओवर। तो आप नहीं भूलोगे कभी, जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। अब जरा देखो कि क्या होता है। इसका सेंटेंस क्या दिया है एग्जाम्पल में, डोंट राइड रब शॉट ओवर ए पर्सन, मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। वेन ही इज़ डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट का मीनिंग भी मैं बता दिया हूँ आपको, इसी इडियम के सीरीज़ में ही आया था, इसी बुक में, एसपी बख्शी के बुक में, कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया हो, गिर चुका हो, तो उसके साथ कभी भी दुर्व्यवहार मत करो। ठीक है। डाउन एंड आउट का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, है ना। मतलब किसी के सामने बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाना, वो बर्बाद होने को चला है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने को चली है, तो उसके साथ एटलीस्ट डोंट राइड रब शॉट ओवर, है ना, मतलब किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। तो इसका मतलब मत भूलना। अब बात करते हैं आगे के इडियम के ऊपर क्या है। ये क्या है आपका, ज़रा देखो, ये है आपका रब वन का मतलब समवन की बात कह रहा है। रब वन द रॉन्ग वे, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है अनॉय करना, किसी को परेशान करना, ये कहलाता है रब वन द रॉन्ग वे, मतलब गलत तरीके से किसी के ऊपर रब करना, है ना। रब करने का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर सहलाना तो नहीं कह सकते, सहलाना का एक इंग्लिश होता है आपका क्या, कैरेसिंग, है ना, कैरेसिंग होता है। तो कैरेसिंग जो भी कहो, तो रब का मतलब होता है किसी के ऊपर रब करना, है ना। आप जानते होगे आप लोग, एग्जैक्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है वो हिंदी वाला शब्द। तो ज़रा देखो क्या है रब वन द रॉन्ग वे का मीनिंग, इसका मतलब किसी को परेशान करना, अनॉय करना। अब ये आया कहाँ से, इसके ऊपर बात करते हैं। तो क्या हुआ करता है, कभी आपने बिल्ली के ऊपर, कभी उसके सर के ऊपर रब किया है। अगर बिल्ली को आप सर के ऊपर रब करोगे तो पता है वो बहुत ज़्यादा अनॉय होती है, बहुत ज़्यादा वो परेशान होती है। इस तरीके से ये वर्ड आया कि बिल्ली से ही आया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ कि कैसे रब करने से बिल्ली कैसे अनॉय होती है, कैसे परेशान होती है। ध्यान से देखना, देख रहे हो ये बिल्ली को, ये बिल्ली है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके सर के ऊपर ऐसे रब कर रहा है ना, रब कर रहा है। तो देखो क्या कर रही है बिल्ली, एकदम जंप लगा रही, उसके ऊपर छलांग लगा रही परेशान होकर के। तो इस तरीके से बिल्ली को रब करने से ही ये आया है कि अगर उसको गलत तरीके से सर के ऊपर रब किया जाए तो क्या होता है, वो परेशान हो उठती है। तो किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में लिया जाने लगा इसको क्या, कि जब भी किसी व्यक्ति को आप परेशान करते हो तो वह इडियम बन गया है रब वन द रॉन्ग वे। तो ज़रा देखो, तो इसका मीनिंग नहीं भूलोगे, रब वन द रॉन्ग वे का मतलब अनॉय करना, किसी को परेशान करना। अब ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो एग्जाम्पल दिया, इफ़ यू रब हिम द रॉन्ग वे, मतलब अगर तुम उसे परेशान करते हो, ही इज़ बाउंड टू रिएक्ट, वह क्या होगा, रिएक्ट करने को मजबूर हो जाएगा, बाध्य हो जाएगा, है ना, मतलब वो प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो जाएगा, इसलिए किसी को परेशान मत करो। तो रब हिम द रॉन्ग वे का मतलब उसे परेशान करना। ठीक, अब जरा आते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट आपका सीट ऑन द फेंस। देखो सीट ऑन द फेंस का मतलब होता क्या है, इसका मतलब नॉट टू कमिट वन सेल्फ। देखो अब क्या है इसका, आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हो, कमिट करते हो, इसका मतलब क्या, उसके साथ आप रिलेशनशिप में क्या करते हो, शामिल होते हो, राइट। तो कमिट का मतलब यहाँ होता क्या है, कमिट का मतलब यहाँ पर होता है शामिल होना, किसी के साथ बंध जाना, किसी उलझन में भी फंस जाना, ये भी कहलाता है कमिट हो जाना। अब जरा देखिए, जैसे लोग कहते हैं कि उसने क्राइम कमिट किया है, मतलब उसने क्राइम में फंस गया है ना, तो या फिर क्राइम में शामिल हो गया है। तो इसका मतलब होता क्या है, सीट ऑन द फेंस का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है नॉट टू कमिट वन सेल्फ, जिसका मतलब होता है न्यूट्रल रहना, जिसको हिंदी में कहते हैं तटस्थ रहना, है ना। तटस्थ मतलब किसी भी विवाद में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का पक्ष लेने से बचना, है ना, मतलब किसी का पक्ष नहीं लेना, बिल्कुल न्यूट्रल रहना, ये कहलाता है सीट ऑन द फेंस। और इसका मीनिंग यहाँ पर दिया है, जिसका मतलब होता है क्या, कि खुद को शामिल होने से बचना, है ना। नॉट टू कमिट वन सेल्फ मतलब शामिल नहीं होना किसी चीज़ में। अब जरा देखिए फेंस का मतलब होता क्या है, ध्यान से समझो। फेंस का मतलब होता है किसी बाड़े को कहा जाता है। बाड़े का मतलब देखो, ये एक ज़मीन है, पार्क है, अब इसके चारों तरफ एक बाड़ा लगाया हुआ है इस तरीके से, जिस पर ये बंदी यहाँ पर बैठी हुई है। तो इस बाड़े को ही क्या कहा जाता है, फेंस कहा जाता है। मान लिया जाए कि इसमें कोई पंचायती हो रहा है, अभी बहुत सारे पंच लोग मौजूद हैं, ये दो दोस्त क्या हुए हैं, आपस में झगड़ बैठे हैं, और भी 10-12 लोग यहाँ पर हैं साथ में, है ना। अब एक बंदी ऐसी है जो वो चाह रही है क्या, कि नहीं मुझे क्या नहीं होना, इस पंचायती में क्या होना, पंचायती में शामिल नहीं होना,
मुझे बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। तो क्या करेगी, इस जो मंडली है, भीड़ है, उसमें से शामिल ना हो करके वो फेंस पे बैठ जाती है। फेंस पे बैठ जाती है मतलब क्या, उसने मतलब जाहिर कर दिया इस बात को कि मुझे न्यूट्रल रहना है, मुझे तटस्थ रहना है, किसी का भी मुझे पक्ष इसमें नहीं लेना है। तो किसी के पक्ष लेने से बचना और फिर किसी चीज़ में न्यूट्रल रहना, ये कहलाता है आपका सीट ऑन द फेंस। ठीक है, तो याद रख लेना कि क्या होता है इसका मतलब, सीट ऑन द फेंस का मतलब नॉट टू कमिट वन सेल्फ, और फिर शामिल नहीं होना, किसी न्यूट्रल रहना, तटस्थ रहना, ये भी इसका मीनिंग होता है। किसी भी विवाद में किसी का पक्ष लेने से बचना, ये भी कहलाता है सीट ऑन द फेंस। अब यहाँ पर है इसका जो एग्जाम्पल दिया है, व्हेन द पार्टी स्प्लिट, जब पार्टी स्प्लिट हो जाती है, दो भागों में बट जाती है, पार्टी का मतलब कोई दल से लेना देना है। तो जब भी कोई दल क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो रमेश वॉज अक्यूज्ड ऑफ सिटिंग ऑन द फेंस। तो रमेश के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो क्या है, बिल्कुल पक्षपाती नहीं किया, कोई अपनी बात को रखा ही नहीं, बिल्कुल शामिल ही नहीं हुआ। तो रमेश के ऊपर ये क्या किया जा रहा है, अक्यूज़ किया जा रहा है, उन्हें दोषारोपण किया जा रहा है। तो ज़रा देखिए, इसका मीनिंग नहीं बोलना कि सीट ऑन द फेंस का मतलब जब भी कोई व्यक्ति फेंस के ऊपर बैठ जाता है मतलब वो न्यूट्रल है, तटस्थ है, किसी भी विवाद में पक्ष लेने से बच रहा है और वो खुद को शामिल नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट जो है वो है स्मेल या रैट। स्मेल या रैट का मतलब होता है टू बी सस्पिशियस। मतलब क्या होता है, इसका मतलब शक होना। मतलब कहते हो ना कि लग रहा है कुछ दाल में काला है ना, तो दाल में कुछ काला लगना और फिर शक होना, ये कहलाता है स्मेल या रैट। अब ज़रा देखिए ये आया कहाँ से, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। तो होता क्या है कि रैट को आज भी हम लोग क्या मानते हैं, जब पुराने ज़माना में प्लेग रोग हुआ करता था ना, प्लेग मतलब महामारी वाली बीमारी, तो प्लेग का इसे कैरियर समझा जाता है। देखो कैरियर जब वर्ड आया है तो मैं समझा देता हूँ। एक वर्ड है कैरियर। कैरियर का मतलब वाहक होता है, जो उसको ले जाता है ना, कैरी करता है। लेकिन इसको कहते हैं करियर। ध्यान देना दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, ये कैरियर है मतलब ये कै लिख रहा है और सिर्फ ये क है, मतलब ये करियर है, एक कैरियर है ना। तो ये दोनों में फ़र्क है। कैरियर मतलब आपका जो आपके करियर होते हैं, मतलब आपके फ्यूचर में आप क्या क्या करने वाले हो, तो इसको करियर कहते हैं। और ये कैरियर मतलब ढोने वाला वाहक, है ना। अब ज़रा देखो, तो रैट को क्या समझा जाता था, प्लेग बीमारी का वाहक। ठीक, अब दूसरी बात क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर रैट हो जाते हैं तो लोगों में डर पैदा हो जाता है कि कैसे भगाया जाए रैट को। तो लोग क्या करते थे, कुत्ते को पाल लेते थे और कुत्ते को ट्रेन किया जाता था क्या करने के लिए, स्मेल करने के लिए। किसको स्मेल करने के लिए, रैट को स्मेल करने के लिए, कि जब भी तुम्हें कहीं पर सस्पिशियस लगे, जब भी तुम्हें कहीं ऐसा शक हो कि रैट है यहाँ पर, तो उसको स्मेल करो और उसको मार भगा। तो क्या करते, कुत्ता फिर क्या करने लगा कि रैट को स्मेल करता और उसे पकड़ करके मार देता। तो वहीं से ये आया है कि स्मेल या रैट का मतलब होता है टू बी सस्पिशियस, है ना, उस बीमारी से आया है, प्लेग वाली बीमारी से। तो इसका मतलब होता है शक होना और फिर दाल में काला लगना, ये कहलाता है स्मेल या रैट। कैसे स्मेल किया है रैट को, किसने किया है, क्यों किया है, ये तो मैं बता दिया, और इसका मीनिंग कैसे आया है ये भी समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, आई स्मेल्ट ए रैट, मतलब मुझे शक हुआ, इन द बार्गेन दैट माई अंकल मेड विथ माई फादर, कि जो मेरे चाचा जी हैं, अंकल जी हैं, उसने जो समझौता किया है, सौदा किया है मेरे पिताजी के साथ, तो उसमें मुझे क्या लग रहा है, मतलब बार्गेन का मतलब समझौता करना है ना, सौदा करना। तो जो मेरे अंकल जी ने सौदा किया है, समझौता किया है मेरे पिताजी के साथ, उसमें मुझे शक हो रहा है, उसमें मुझे कुछ लग रहा है कि दाल में काला है। अब नेक्स्ट ज़रा देख लो क्या है। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल का मतलब मगरमच्छ होता है ना, घड़ियाल जिसको कहते हैं। तो शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब, शेड का मतलब बहाना, टीयर्स का मतलब आंसू बहाना। क्रोकोडाइल, जब क्रोकोडाइल आंसू बहाता है तो हिंदी में इसको कहा जाता है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब घड़ियाली आंसू बहाना, और वो भी एक तरह का मुहावरा है। तो उसका मतलब होता क्या है, टू शो फॉल्स सोरो, मतलब झूठा दुख को व्यक्त करना, ये कहलाता है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। मतलब झूठ मूठ का रोना धोना करना, दिखावे के लिए रोना धोना करना, ऐसे आंसुओं को कहते हैं क्या, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। देखिए अब ये आया कहाँ से, इसके बारे में ज़रा बता देता हूँ। तो होता क्या है कि जब भी एक क्रोकोडाइल के शरीर से, खास करके जब वो कोई शिकार को कर रहा होता है, मतलब कोई शिकार को अपने चंगुल में फंसा रखा है और शिकार को खा रहा होता है, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उसके जबड़े में क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। उसके वजह से उसके पेट से क्या होता है, नाक की तरफ से, कान की तरफ से गैस निकल रहा होता है, ये रीज़न होता है। तो जब भी
शरीर से क्या होता है, शिकार को खाने के टाइम में क्या होता है, उसके शरीर से गैस निकल रहा होता है, तो आँख से भी वो गैस बाहर निकलता है। और आँख से जब भी बाहर निकलने लगता है गैस, तो होता क्या है कि आंसू भी साथ साथ में टपकने लगते हैं। कब? जब वो कोई शिकार को खा रहा होता है ना, प्रेशर पड़ने की वजह से, उसके जबड़े में प्रेशर पड़ने की वजह से। तो पुराने ज़माने में लोग इसको क्या समझते थे कि अरे यार देखो, ये क्रोकोडाइल जो है ये तो अपने शिकार को बेरहमी तरीके से मार करके खा रहा है, लेकिन साथ साथ में रो भी रहा है। मतलब क्या कर रहा है, घड़ियाली आंसू बहा रहा है, झूठ मूठ कर रो रहा है, कोई दया इसमें है नहीं, बस दिखावे के लिए रो रहा है। तभी से ये चीज़ फेमस हो गया, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। मतलब जब भी कोई व्यक्ति झूठा सिंपैथी दिखाए, झूठा आपके साथ रोना धोना करे, झूठ मूठ का रोए धोए, तो कहलाने लगा कि ही इज़ शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। तो इसका मतलब होता क्या है, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब झूठी आंसू बहाना, झूठ मूठ का रोना धोना करना, घड़ियाली आंसू बहाना। ठीक है। और इस पर देखो एक लाइन मुझे याद है, मैं एक पोएम लिखा था अपने दोस्त के लिए, उसका जब ब्रेकअप हुआ था, उसका जो क्या कहते हैं शीर्षक है ना, उसका जो टाइटल था वो था ब्रेकअप ब्रूट, ब्रेकअप ब्रूट है ना। इसमें एक लाइन आता है, यही वाला आता है, ये क्रोकोडाइल टीयर्स वाला। इसमें मैं सुना देता हूँ वो लाइन है क्या। मैं उसमें लिखा हूँ कि ओ क्रोकोडाइल इज़ क्राइंग नाउ, फेक स्माइल इज़ डाइंग नाउ। तो इस तरीके करके पूरा कुछ थोड़ा सा लंबा है, और जिसको भी पोएम पसंद है वो क्या कर सकते हैं, वो मुझसे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पे मांग सकते हैं। इस पोएम को मैं शेयर करूँगा, ताकि आप भी अगर पोएम के चाहते हो तो आप मेरे पोएम्स को भी पढ़ सकते हो। तो ज़रा देखो, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, और वो लाइन क्या बताया कि ओह क्रोकोडाइल इज़ क्राइंग नाउ, फेक स्माइल इज़ डाइंग नाउ, है ना। थोड़ा सा अच्छा है, अगर उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो एक रिदम सा आपको फील होता है, मज़ा आता है पढ़ करके। तो ज़रा देखिए, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब मैंने समझा दिया क्या होता है, घड़ियाली आंसू बहाना, झूठ मूठ का रोना धोना करना, है ना, झूठी सिंपैथी दिखाना, दुख व्यक्त करना। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया क्या है, एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे, कभी भूलोगे नहीं, कि द मदर शेड क्रोकोडाइल टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ हर स्टेप डाउटर। अपने जो स्टेप डाउटर है उसके मरने के ऊपर क्या करती हैं, उसकी जो स्टेप मदर होती हैं वो क्या कर रही हैं, वो घड़ियाली आंसू बहा रही है, मतलब झूठ मूठ का दिखावे के लिए वो आंसू बहा रही है। नेक्स्ट क्या है आपका, स्प्लिट हेयर। स्प्लिट हेयर का मतलब होता क्या है, देखो इसका मतलब होता है बाल के खाल निकालना। अब ये हिंदी में सुने होंगे आप लोग कि इसका मतलब बाल के खाल निकालने का मतलब होता क्या है। तो देखिए, स्प्लिट हेयर का हिंदी में मीनिंग ही होता है बाल के खाल निकालना। मतलब क्या हुआ कि ज़बरदस्ती किसी टॉपिक पे आर्गुमेंट करना, है ना। आप क्या करते हो कि कोई छोटे से पॉइंट को लेकर के जिसको इग्नोर किया जाना चाहिए था, उसके ऊपर भी विवाद खड़ा कर देते हो। तो उस तरीके के विवाद को ही कहा जाता है क्या, स्प्लिट हेयर। मतलब टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स, समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके वाले आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करते हो, एकदम बेवजह का, ज़बरदस्ती। जैसे मान लिया जाए सर आपको पढ़ा रहे और कभी कह दिया कि वह पढ़ने जाती है, आप कहते हो नहीं सर स्त्रीलिंग बोल दिया, बोलना चाहिए था पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बीच में आप लोग क्या करते हो, विवाद खड़ा करते हो। तो इस तरीके के चीज़ों को क्या कहा जाता है कि आप सीखने नहीं आए हो, क्या कर रहे हो, ज़बरदस्ती आर्गूमेंट करने आए हो। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं छोटे छोटे नुस्ख निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं। बात समझ रहे हो, मतलब बाल के खाल निकालने वाले व्यक्ति कभी सीखते नहीं हैं। तो होता क्या है कि आपको मेन कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए। कोई भी बंदा कुछ भी पढ़ा रहा हो, उसके अगर अच्छे पॉइंट्स को आप सीखते हो तो अच्छी बात है। छोटे छोटे कमियां निकालना, नैगिंग करना, इस तरीके की चीज़ को करने से क्या होता है, आप सीख नहीं पाते। तो स्प्लिट हेयर का मतलब ही होता है बाल के खाल निकालना, और फिर टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्गूमेंट्स, मतलब ज़बरदस्ती किसी टॉपिक पे आर्गूमेंट करना। अब ज़रा देखिए, इसमें मीनिंग भी तो आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि बाल के खाल निकालने का क्या सेंस है। इसके बाल के खाल निकालने चले हो इसको तो कभी निकाल पाओगे नहीं ना, मतलब झूठ मूठ का आप टाइम पास कर रहे हो ना, ज़बरदस्ती किसी टॉपिक के ऊपर फालतू का विवाद कर रहे हो, आर्गूमेंट कर रहे हो। तो इससे आप सेंस को पकड़ पा रहे होगे कि क्या इसका मीनिंग निकल पा रहा है इससे। अब ज़रा देखिए, यहाँ पर है वी शुड नॉट ट्राई टू स्प्लिट हेयर विथ आवर एल्डर्स, मतलब हमें अपने बड़ों के साथ क्या नहीं करना चाहिए, बाल के खाल नहीं निकालने चाहिए। मतलब क्या, ज़बरदस्ती उनके किसी भी बातों पर आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए, किसके, एल्डर्स के। अब ज़रा देखिए नेक्स्ट आपका 5th नंबर, स्टैंड इन गुड स्टीड।
क्या मतलब होता है? स्टैंड इन गुड स्टीड का मतलब होता है टू बी हेल्पफुल इन नीड, मतलब ज़रूरत पड़ने पे किसी का काम आना, है ना, या फिर किसी का सहायक होना, ये कहलाता है स्टैंड इन गुड स्टीड। देखिए स्टीड जो यहाँ पर वर्ड आया है, तो स्टीड का मतलब होता है क्या? पोजीशन या फिर प्लेस, है ना। तो किसी के अच्छे प्लेस पे होना, नहीं, इसका मतलब होता क्या है? तो स्टीड का दूसरा मीनिंग होता है हेल्प करना, किसी की हेल्प करना, है ना। अच्छे डिक्शनरी में देखोगे मिल जाएगा आपको। तो स्टीड का मतलब सिर्फ प्लेस और पोजीशन नहीं होता, हेल्प भी होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि किसी के लिए आप अच्छे हेल्प करने चले हो, तो इसका मतलब साफ है क्या? टू बी हेल्पफुल इन नीड, है ना, ज़रूरत पड़ने पे किसी का काम आना, सहायक होना, ये कहलाता है स्टैंड इन गुड स्टीड। तो इससे ही आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था मीनिंग। अब जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस द एडवाइस ऑफ एल्डर्स ऑलवेज स्टैंड्स इन गुड स्टीड, मतलब जब भी कोई व्यक्ति डिस्ट्रेस में होता है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता है, काफ़ी परेशान होता है, तो बड़ों के जो एडवाइस होता है वो हमेशा क्या होता है? स्टैंड्स इन गुड स्टीड, मतलब क्या? काम आता है ना, उसके काम आता है, सहायक होता है। तो स्टैंड इन गुड स्टीड का मतलब होता है क्या? किसी का काम आना और फिर सहायक होना, खास करके ज़रूरत पड़ने पे। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? शो वाइट फेदर, क्या मतलब होता है? फेदर का मतलब पंख होता है, शो वाइट फेदर का मतलब सफ़ेद पंख दिखाना। इसका मतलब होता क्या है? ये होता है टू शो कावर्डिस, है ना। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, और फिर कायर, और कावर्डिस का मतलब होता है इसको क्या कायरता कह सकते हो। तो शो वाइट फेदर का मतलब होता ही क्या है? इसका मतलब कायरता दिखाना, फिर डरपोक होना, ये कहलाता है। अब जरा बात करते हैं कि ये आया कहाँ से। ये जरा देखे हो कभी ऐसे गेम को देखो, खेल को देखो जहाँ पर मुर्गे को लड़ाया जाता है ना। सुने तो हो गए एटलीस्ट, खास करके कुछ ट्राइबल एरियाज़ में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और झारखंड में भी कहीं कहीं होता है। तो ये क्या होता है ये मैं बताता हूँ, ये उनके कल्चर का पार्ट है ना। ये इस तरीके का गेम होता है, जो भी वहाँ पर जो मुर्गा हारता है ना, वो बुरी तरीके से जख्मी कर देता है उसके विपक्ष वाले मुर्गा। अब ज़रा बात करते हैं, कभी भी आप वाइट मुर्गा को लड़ाते हुए नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जो वाइट वाला मुर्गा है इसको कायर समझा जाता है। कायर क्यों समझा जाता है? जैसे आप फार्म वाला मुर्गा देखो, जो भी फार्म में रखे जाते हैं, पाले जाते हैं उसको, तो वो उस मुर्गे में कोई जान ही नहीं होता, मतलब दम ही नहीं होता। तो होता क्या है कि वो अगर लड़ने को जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गेम छोड़ करके भाग जाएगा, है ना। तो इसको कहा जाता है कॉक फाइटिंग। कॉक फाइटिंग अब जब भी देखे होगे, कॉक फाइटिंग बोला जाता है इस गेम को। तो इसमें क्या होता है कि वाइट कलर के मुर्गे को नहीं लाया जाता। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि वाइट मुर्गे को जब भी लाओ, कुछ देर के लिए मान लो लड़ भी जाए, फिर पीठ दिखा करके वहाँ से भाग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको लोग क्या समझने लगे? कायर समझते हैं, डरपोक समझते हैं इस वाइट फेदर वाले मुर्गे को। तो वहीं से ये चीज़ आया है, कॉक फाइटिंग के गेम से ही आया है क्या? शो वाइट फेदर। तो ज़रा देखिए यहाँ पर वाइट फेदर वाला नहीं है ना, ये कम्प्लीटली वाइट फेदर वाला मुर्गा है, इसलिए इसको क्या समझा जाता है? कावर्ड समझा जाता है, कायरता, है ना, कायर और डरपोक। तो शो वाइट फेदर का मतलब ही होता है टू शो कावर्डिस, मतलब कायरता दिखाना, डरपोक होना। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया क्या है? ब्रेव पीपल नेवर शो वाइट फेदर, मतलब जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वो कभी भी कायरता नहीं दिखाते, पीठ दिखाकर नहीं भागते, जंग के मैदान को छोड़कर नहीं भागते। इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज, मतलब मुसीबत के घड़ी में कभी भी वो डरपोक नहीं दिखाते, डरपोक नहीं होते, है ना, कायरता नहीं शो करते। तो समझ गए इसका मीनिंग आया कहाँ से, ये भी समझ गए। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। देखो क्या है, ये है आपका, यही है ना, देख लो 6 नंबर हुआ, अभी 7th नंबर, राइट। देखो ये है आपका CI to I। CI to I का मतलब होता है टू अग्री, मतलब क्या हुआ इसका? तो इसका मतलब होता है पूरी तरह से सहमत हो जाना, है ना। इसको कहते हैं CI to I, मतलब आँख से आँख देखना। क्या अर्थ होता है इसका? अग्री हो जाना, है ना, पूरी तरह से सहमत हो जाना। तो आप एक चीज़ जानते होंगे क्या, कि जब भी कोई दो व्यक्ति आपस में अग्री हो जाते हैं, सहमति दिखा देते हैं, सहमति जता देते हैं, तो समझना आँख से आँख देख करके भी लोग सहमति को जता देते हैं। जैसे होता है ना कि मान लिया जाए 4-5 व्यक्ति का कुछ आर्गुमेंट हो रहा है, और एक व्यक्ति वहाँ पे है क्या कि अपनी आँखों से क्या करेगा, आँख मारेगा आपके ऊपर, है ना। मतलब क्या कर रहा है, आप दोनों के आँख मिल रहे हैं, मतलब क्या, आप दोनों किसी मुद्दे पर सहमत हो रहे हैं। ऐसे भी होते हैं। और कई बार ऐसा भी कहा जाता है क्या कि आंखें आत्मा का डोर होती हैं, है ना, दरवाज़ा होती हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि लोग आंखों से भी सहमति जता देते हैं। कभी सुने हो लव एट अ फर्स्ट साइट? मतलब क्या होता है कि पहली नज़र में प्यार हो जाना। और पहली नज़र में प्यार होता कैसे है? दोनों व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, वहाँ पर सहमति होता है, बिना कुछ बोले, एकदम आँखों से सीधा एकदम आत्मा तक, है ना, दिल तक क्या करते हैं, सहमति जताते हुए
प्रवेश कर जाते हैं एक दूसरे में। तो इस तरीके से जब सी आई टू आई करते हैं तभी ऐसा होता है। तो जब भी ये वर्ड आपको मिल जाए सी आई टू आई, है ना, तो इसका मतलब होता है अग्री हो जाना। देखिए, एक होता है आई फॉर आई, ये गलती मत करना, इसका अलग मीनिंग होता है, इसका मतलब अलग मीनिंग होता है, मतलब बदला लेने के सेंस में होता है ना, आई फॉर आई। लेकिन यहाँ पर सी आई टू आई है, मतलब आँख से आँख को देखना होता है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना आप लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया, सहमति जता देना, ये कहलाता है सी आई टू आई। यहाँ पर नीमा कुड नेवर सी आई टू आई विथ हर एल्डर ब्रदर, मतलब वह नीमा जो है वो अपने बड़े भाई से कभी भी सहमत नहीं होती, है ना, कभी भी सहमत नहीं हो सकी, कभी भी उनके विचारों से अग्री नहीं हो सकी। अब ज़रा बात करते हैं नेक्स्ट, ये है आपका सेट स्टोर बाय। सेट स्टोर बाय का मतलब होता है टू वैल्यू। टू वैल्यू का क्या मतलब होता है, मतलब ये वर्ब है वैल्यू, इसका मतलब हुआ क्या, तो इसका मतलब होता है किसी के ओपिनियन या फिर किसी के फेथ को महत्व देना, है ना, उसकी कद्र करना, ये कहलाता है सेट स्टोर बाय। मतलब किसी की ओपिनियन का कद्र करना, महत्व देना, वैल्यू देना, ये कहलाता है सेट स्टोर बाय। देखिए, ये आया कहाँ से, ये जरा समझने की कोशिश करो। ये तो लॉजिक से समझा है 7 नंबर। इसमें क्या है, ये जरा देखो, आप किसी भी चीज़ को स्टोर कब करते हो, स्टोर का मतलब होता है क्या, संग्रह करना, संचित करना, है ना, चाहे धन दौलत हो या फिर ज्ञान हो, तो आप कब उसको स्टोर करने की कोशिश करते हो, कब संग्रह करने की कोशिश करते हो, जब वो आपकी ज़िंदगी के लिए कुछ महत्व रखता हो, है ना, कुछ वैल्यू रखता हो। बात समझ में आ रही है, तभी आप उस चीज़ को स्टोर करने की कोशिश करते हो। तो जब भी किसी बड़े व्यक्ति का ओपिनियन हो और फिर किसी व्यक्ति का कुछ भी ऐसा फेथ बिलीफ हो जिसको आप महत्व दे रहे हो, कद्र कर रहे हो, तो ही कहलाता है क्या, आप सेट बाय कर रहे हो किस चीज़ को, स्टोर करने में। तो सेट स्टोर बाय का मतलब होता है टू वैल्यू, मतलब किसी की ओपिनियन और फिर फेथ को, किसी के बिलीफ को कद्र करना, महत्व देना, ये कहलाता है सेट स्टोर बाय। मत भूलना कभी भी इसको। देखो क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल में, आई हैव ऑलवेज सेट स्टोर बाय माई फादर्स ओपिनियन, मतलब मैंने हमेशा से ही अपने पिताजी के ओपिनियन को का क्या किया है, महत्व दिया है, कद्र किया है उसका, है ना, मतलब अपने जीवन में अमल किया है, अपने जीवन में उतारने की कोशिश किया है, वैल्यू दिया है ना। तो टू वैल्यू इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट आपका स्नैप वंस फिंगर्स एट, क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात आप समझ जाओ कि कोई व्यक्ति है और वो अपने फिंगर्स को क्या कर रहा है, स्नैप कर रहा है। मतलब क्या होता है, चुटकी बजाना, है ना, ऐसे करके चुटकी बजाते हैं लोग 2 उंगलियों के सहारे। तो उसका मतलब होता है क्या है, स्नैप वंस फिंगर्स एट का मतलब होता है टू शो कंटेम्प्ट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब अपमान करना, किसी का तिरस्कार करना, है ना, तिरस्कार शो करना, ये कहलाता है स्नैप वंस फिंगर्स एट। अब ये आया कहाँ से होगा, ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, है ना, उसको ज़रा ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना कि कब ऐसा होता है, आपके साथ भी कभी हुआ है क्या। इसको देख रहे हो आप, इसी को कहा जाता है चुटकी बजाना। फिर क्या करना, स्नैप कर रहा है फिंगर्स को, देख रहे हो, अपने फिंगर को क्या कर रहा है, स्नैप कर रहा है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति कहता है चल ए गेट आउट, है ना, ऐसे बोलता है चलो गेट आउट, तो क्या करता है लोग, स्नैप करके कहता है। मतलब दूसरे को, सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझ रहा है, अपमान की दृष्टि से देख रहा है, उसको उतना ज़्यादा उसको महत्व नहीं दे रहा है ना, तिरस्कार शो करना चाह रहा है स्नैपिंग करके। तो इसी तरीके से आया है। तो समझ गए कि स्नैप वंस फिंगर्स एट कैसे करते हैं, स्नैपिंग फिंगर्स को कैसे चुटकी बजाते हैं, और उसका सेंस निकलता क्या है, तो कंटेम्प्ट शो करना, मतलब तिरस्कार शो करना, अपमान शो करना, ये कहलाता है स्नैप वंस फिंगर्स एट, है ना। कभी कभी गाने के वक्त में भी स्नैपिंग किया जाता है फिंगर से, लेकिन वो अलग की बात है। लेकिन इसका ओरिजिन जो हुआ है तिरस्कार करने के संदर्भ में। मान लिया जाए आप कमरे में किसी के एंट्री लिए हो और वो आपको चुटकी बजा करके, स्नैपिंग करके फिंगर से कहे कि चलो गेट आउट, है ना, ऐसे देखा होगा आपने कभी मूवीज़ वगैरह में, या फिर किया भी होगा। तो इसका मतलब होता है कि सामने वाले को तुच्छ समझते हुए उसका तिरस्कार शो करना, है ना, अपमान करना। तो स्नैप वंस फिंगर्स एट का मतलब होता है टू शो कंटेम्प्ट, यानी तिरस्कार शो करना, जाहिर करना। यहाँ पर क्या है, देखो एग्जाम्पल में, द इंडस्ट्री ऑनर फील्स दैट, ये इंडस्ट्री का जो ऑनर है वो ऐसा महसूस करता है कि ही मे स्नैप हीज फिंगर्स एट द डिमांड्स ऑफ हिज वर्कर्स, मतलब वह क्या करेगा, अपने वर्कर्स के डिमांड को क्या करेगा, अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा, है ना, बिल्कुल कदर नहीं करेगा, स्नैप करेगा फिंगर से और कहेगा चलो गेट आउट। बात समझ में आ रही है, मतलब उसके डिमांड को पूरी नहीं करेगा, ऐसा वो सोच रहा है, तिरस्कार करने को सोच रहा है, अपमान करने को सोच रहा है। बट ही इज़ ग्रेटली मिस्टेकन, लेकिन वह ऐसा बड़ी भूल कर रहा है ना। हो सकता है सारे वर्कर एक साथ छोड़ दें तो क्या होगा उसका हाल, तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है ऐसा करने को। तो स्नैप वंस फिंगर्स एट का मतलब होता है अपमान करना, किसी के लिए तिरस्कार शो करना, जाहिर करना। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, स्पीक वॉल्यूम्स 4।
स्पीक वॉल्यूम्स फॉर का मतलब होता है टू हैव अबंडेंट प्रूफ। वॉल्यूम का मतलब सिर्फ आपका आयतन नहीं होता, हिंदी वाला आयतन है ना, जिसका सेंटीमीटर क्यूब निकलता है, मीटर क्यूब निकलता है, जिसका ये यूनिट होता है, तो वो वाला नहीं है। वॉल्यूम यहाँ पर कहने का क्या मतलब है, जैसे आप लोग वॉल्यूम बढ़ा देते हो, अपने FM लगाते हो, गाने लगाते हो, सुनते हो, अपने मोबाइल फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा देते हो, तो इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब जो होता है वो तीव्रता होता है ना, तीव्रता, और फिर प्रबलता भी होता है वॉल्यूम का मतलब, साउंड की प्रबलता, फिर जो भी कहो। तो यहाँ पर ये आया कैसे, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। सबसे पहली बात कि इसका मीनिंग समझ लो। स्पीक वॉल्यूम्स फॉर का मतलब होता है टू हैव अबंडेंट प्रूफ, मतलब किसी चीज़ का ठोस और पर्याप्त सबूत होना, ये कहलाता है स्पीक वॉल्यूम्स फॉर। अब ज़रा देखिए ये आया कैसे है। सबसे पहली बात मैं समझा दिया कि वॉल्यूम का मतलब तीव्रता, प्रबलता होता है, और किसी चीज़ के लिए आप स्पीक फॉर कर रहे हो एकदम वॉल्यूम के साथ, है ना, तीव्रता के साथ, प्रबलता के साथ, तो कब ऐसा करने की साहस करते हो आप? ऐसा करने का साहस आप तब करते हो जब आपके पास उसके खिलाफ अबंडेंट प्रूफ हो, है ना। जैसे SSC के खिलाफ क्या किया जाता है, कभी कभी आंदोलन छेड़ दिया जाता है लोधी रोड में, जब दिल्ली में 2017 में हो रहा था, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट। तो इसका मतलब होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई सबूत होता है, ठोस सबूत, तो आप वॉल्यूम में बोलते हो, पूरा वॉल्यूम के साथ, प्रबलता के साथ बोलते हो, तीव्रता के साथ बोलते हो, तब वो कहलाता है स्पीक वॉल्यूम्स फॉर। मतलब कि किसी चीज़ का ठोस सबूत होना, पर्याप्त सबूत होना, ये कहलाता है स्पीक वॉल्यूम्स फॉर। अब जरा देखिए यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय रीना's फ्रेंड, ये कह रहा है कि जितना कुछ सेक्रीफाइस करी है रीना की फ्रेंड ने, किसके लिए, रीना के लिए शायद, स्पीक्स वॉल्यूम्स फॉर हर ट्रू लव फॉर हर फ्रेंड, वो अपनी फ्रेंड के लिए, मतलब जितना सेक्रीफाइस रीना की फ्रेंड ने किया है रीना के लिए, वो काफ़ी पर्याप्त सबूत देता है, काफ़ी ठोस सबूत देता है। किस चीज़ का? उसके लिए, मतलब रीना के लिए उसकी फ्रेंड के दिल में कितना ज़्यादा प्यार है, सच्चा प्यार है, उसके लिए ये काफ़ी ठोस सबूत देता है, पर्याप्त सबूत है। किस चीज़ का होना? उसके सेक्रीफाइस का होना, वो ठोस सबूत है। तो स्पीक वॉल्यूम्स फॉर का मतलब टू हैव अबंडेंट प्रूफ, किसी चीज़ का ठोस और पर्याप्त सबूत होना। अब नेक्स्ट आपका स्टील अ मार्च। देखो क्या है, स्टील अ मार्च का मतलब होता है टू गेट हेड सीक्रेटली, मतलब क्या, सीक्रेटली का मतलब क्या, गुप्त रूप से, और यहाँ पर क्या शो कर रहा है, सीक्रेटली का मतलब क्या शो कर रहा है ये, कि कुछ ऐसा चीज़ जिसका पता भी ना चले, है ना। तो स्टील अ मार्च का मतलब होता है टू गेट अहेड सीक्रेटली, मतलब पता भी ना चले और किसी से आगे निकल जाना, ये कहलाता है स्टील अ मार्च। मतलब किसी से आगे निकल जाना, या फिर किसी रेस में, या फिर कोई कंपटीशन में, या फिर कोई बिजनेस में कोई व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकल जाता है, तो कहेंगे वहाँ पर स्टील अ मार्च। अब जरा देखिए आया कहाँ से इसके बारे में, तो ये स्टील अ मार्च जो आया है, ये आया है मिलिट्री ट्रूप से, मतलब मिलिट्री के स्टोरी से आया है। इसमें होता क्या है कि जंगलों से 2-3-4 इसके ट्रूप्स होते हैं मिलिट्री के, मतलब दल होते हैं, और क्या होता है कि दुश्मनों के ऊपर क्या करना होता है, अटैक करना होता है, और उसमें जो सबसे आगे वाला दल होता है, कुछ पीछे इसके होते हैं, कुछ दल इसके भी पीछे होते हैं, एक दल, तो होता क्या है, और दुश्मन यहाँ पे है मान लिया जाए। अब ये क्या करता है, घने जंगल से होकर के सीक्रेटली, ये जो फर्स्ट और सेकंड में जिसका चुनाव किया जाता है, इससे आगे निकल जाता है कि नहीं, मैं दुश्मनों को ढूंढूंगा और मैं मार गिराऊंगा। तो मार्च का मतलब समझते हो, मार्च का मतलब होता है जो एक साथ मार्च पास करते हैं ना, जो उसको क्या कहा जाता है, आप लोग मार्च करते हुए देखे होंगे, खास करके 15 अगस्त में और 26 जनवरी में जब भी मार्च निकाले जाते हैं, तो दल का गमन करना है ना, ये कह सकते हो कि दल का एक साथ जाना, आगे बढ़ना, ये कहलाता है आपका मार्च। तो पीछे वाला व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर जाता है और दुश्मनों के ऊपर धावा बोल देता है, और जो ये कंटेस्ट होता है, ये कंपटीशन होता है कि जो दुश्मनों को मार गिराएगा, तो जाहिर सी बात है उसका नाम अधिक होगा और वो जीतेगा भी कंपटीशन को। तो इस तरीके से पीछे वाला इन दोनों से आगे निकल जाता है सीक्रेटली, तो तभी से ये चीज़ कहा जाने लगा क्या, कि स्टील अ मार्च, मतलब किसी से गुप्त रूप से आगे निकल जाना, ये कहलाने लगा क्या, स्टील अ मार्च। बात समझ रहे हो? तो आगे निकलने को कहेंगे स्टील अ मार्च, चाहे कंपटीशन हो, चाहे युद्ध हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे रेस हो, किसी भी चीज़ में किसी से आगे कोई निकल जाता है, तो वहाँ पर यूज किया जा सकता है स्टील अ मार्च। तो स्टील का मतलब सिर्फ चुराना नहीं होता, है ना, चुराना नहीं होता, चुराना तो होता ही है, लेकिन ये सेंस यहाँ पर क्या दे रहा है, मतलब गुप्त रूप से किसी से, मतलब कोई उस चीज़ का पता भी ना चले और आगे निकल जाना, है ना, तो चुराने का ये सेंस देता है कि किसी चीज़ का पता भी ना चले। तो वहीं से ये चीज़ आया है, स्टील अ मार्च धीरे धीरे फेमस हो गया, जिसका मीनिंग आने लगा क्या, कि किसी से आगे निकल जाना। अब जरा देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया, रोहन स्टोल अ मार्च ऑन माई ब्रदर, मतलब क्या किया, रोहन मेरे भाई से आगे निकल गया,
किसमें, इन बिजनेस, बिजनेस में, एंड इज़ वेरी रिच नाउ, और अभी क्या है, बहुत ही अमीर हो गया है। अब ज़रा देखिए नेक्स्ट क्या है आपका 12 नंबर है क्लियर, यहाँ पर है स्टीर, है ना, स्टीर क्लियर ऑफ। स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड करना। मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, तो किसी से दूर रहना, है ना, किसी से बचने की कोशिश करना। अवॉइड का मतलब बचने की कोशिश करना, ये कहलाता है आपका स्टीर क्लियर ऑफ। तो ज़रा देखिए ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन देख लो। बाकी समझाने के लिए मैं कुछ और आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसका ओरिजिन जो हुआ है ये शीप से हुआ है। तो शीप जो होता है, मान लिया जाए इस तरीके से शीप है, 2-3 है, आपस में अगर सट जाएंगे तो क्या होगा, कोलाइड कर जाएंगे, है ना, टक्कर मारेंगे एक दूसरे को, और इस तरह तरीके से क्या होगा, तबाही मचेगी वहाँ पर। तो इस चीज़ से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्टीयर को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो वहीं से ये चीज़ आया। क्लियर करने का मतलब है कि एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं ताकि टक्कर ना पड़ जाए, है ना। तो देखना ध्यान से, ये स्टीयर है, स्टीयरिंग समझते हो, आपकी कार की जो स्टीयरिंग होती है ना, उसको भी स्टीयरिंग ही कहा जाता है। तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये बंदा क्या कर रहा है, देखो कार राइडिंग कर रहा है, अपना सामने से जा रहा है, और हो सकता है इसके सामने से कोई और कार आ रही हो। अब ये क्या करता है, अपने स्टीयरिंग को क्लियर कर रहा है। बात समझ रहे हो, स्टीयरिंग को क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है ताकि कोलाइड ना हो जाए। तो क्या कर रहा है, उस सामने वाले कार से बचने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। तो यहीं से इसका ओरिजिन हो जाता है, इस शब्द का मीनिंग यहीं से क्लियर हो जाता है। और उसका मीनिंग क्या हो जाता है, स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब बचने की कोशिश करना, अवॉइड करने की कोशिश करना, दूर रहने की कोशिश करना। अब यहाँ पर क्या दिया है एग्जाम्पल में, जरा देखो ये दिया एवरीवन इफ पॉसिबल, कि अगर ऐसा संभव हो तो हर एक किसी को शुड स्टीयर क्लियर ऑफ सेल्फिश पीपल, मतलब सेल्फिश लोगों से क्या करना चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए, और उससे दूरी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब समझ जाना क्या, कि टू अवॉइड करना, किसी से बचने की कोशिश करना, फिर दूर रहना। नेक्स्ट देखो क्या है 13 है ना, ये है स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट क्रिएशन, मतलब अंतिम रचना, किसी का अंतिम रचनात्मक कार्य को कहा जाता है स्वान सॉन्ग, जिसको अंतिम कृति भी कहते हैं ना। कृति का मतलब किसी का रचनात्मक कार्य, और एक कृति शायद प्रेजिंग होता है, अगर मैं क्या कहते हैं, अगर एक्यूरेट रहूँ तो ज़रा देखिए स्वैन सॉन्ग का मतलब लास्ट क्रिएशन, इसका क्या मतलब होता है, अंतिम रचना, किसी का अंतिम कृति। जैसे आप कह सकते हो कि दिल बेचारा जो है वो सुशांत सिंह राजपूत का क्या है, स्वैन सॉन्ग है, मतलब अंतिम मूवी थी, है ना। तो किसी के अंतिम कार्य का मतलब, कोई व्यक्ति अगर चल बसते हैं और उसका कोई अंतिम कार्य, उसका रचनात्मक कार्य जो रहता है, उसी को कहा जाता है स्वैन सॉन्ग। अब जरा देखो ये आया कहाँ से, इसके बारे में जरा जिक्र कर लेते हैं। स्वैन का मतलब क्या होता है, एक तरह का पक्षी है ये, जिसको हंस कहते हैं, है ना, हंस को कहा जाता है स्वैन शायद। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा ऑब्जर्व करते हैं लोग कि जब भी एक हंस जो है, ये जो स्वान है, वो जब भी मर रहा होता है तो मरने से पहले क्या होता है, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग गाने लगता है। और बहुत बारी ऐसा होता है कि वो ब्यूटीफुल सॉन्ग गाता है, लेकिन कुछ अजीब तरीके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वाला अगर ब्यूटीफुल सॉन्ग गाने स्टार्ट कर दे तो लोग समझ जाते हैं कि ये मरने वाला है। तो कहने का मतलब है कि जो सॉन्ग होता है एक स्वैन का, कब सुनाई देता है, मरने से पहले। तो इसी तरीके से आया है आपका क्या, कि वो जो सॉन्ग है उस स्वैन के लिए क्या हो गया, वो उसका लास्ट क्रिएशन है, अंतिम गाने हैं उसके। तो किसी भी व्यक्ति का तब से समझने मतलब मनुष्यों के संदर्भ में इसको जोड़ने लगे लोग कि स्वैन सॉन्ग एक ऐसा, मतलब कोई व्यक्ति अपने राइटिंग में या फिर कोई अपने कहानियों में या फिर कोई अपने पोएम में लिख दिया होगा, स्वैन सॉन्ग का यूज़ कर दिया होगा, है ना, और ऐड कर दिया होगा, जिसका मतलब निकाला जाने लगा कि कोई व्यक्ति का जब अंतिम कृति हो, अंतिम उसका रचना हो, तो उसको क्या समझने लगा जाने लगा, ये स्वैन सॉन्ग। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। ज़रा देखिए ये क्या है, अभी मतलब याद रख सकते हो सुशांत सिंह राजपूत से, कि सुशांत सिंह राजपूत का जो स्वैन सॉन्ग है वो क्या है, दिल बेचारा। अब यहाँ पर दिया लैमेंट वॉज द स्वैन सॉन्ग ऑफ शेली। शेली कोई गायिका है या फिर पोएट है, जो भी है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, और इसका कोई रचनात्मक कार्य है लैमेंट। लैमेंट का मतलब जो भी होता होगा, है ना, विलाप करना, शोक करना, लेकिन यहाँ पर इसकी रचनात्मक के बारे में कह रहा है, मतलब जिस टॉपिक पे ये लिखी होंगी, गाई होंगी, जो भी की होंगी। तो इसका ये क्या है, शैली नाम के व्यक्ति का स्वैन सॉन्ग है, मतलब अंतिम रचनात्मक कार्य है। ठीक है, वॉज द स्वैन सॉन्ग। तो इसका मतलब समझ गए। अब मैं हमेशा की तरह क्या करूँगा, आप लोगों के लिए रिवीजन करा दूंगा, है ना। और इस वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग जानते ही हो आप लोग कि बिना गुरु दक्षिणा का
जो ज्ञान होता है वो फलित नहीं होता, तो आपको गुरु दक्षिणा में मैं तो कुछ कहता नहीं कि भाई ये दो वो दो, है ना, कुछ तो कहता नहीं ऐसा। तो आपको क्या कर रहे हैं, बस लाइक तो ही देना है, और लाइक देने में कौन मारे आपको बहुत ज़्यादा हाथ में पेन होता है ना, बिल्कुल करना चाहिए। सपोर्ट नहीं करोगे इस तरीके से तो बहुत बुरा लगेगा, है ना। अपने घर का फ्रस्ट्रेशन किसी टीचर के ऊपर निकालते हो, अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, उसका फ्रस्ट्रेशन आकर के यूट्यूब में किसी टीचर के ऊपर निकाल दो, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए लोगों को, है ना। हर एक चीज़ का अपना एक प्लेस होता है, देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग और प्लेस फॉर एवरीथिंग। तो ये प्लेस जो है वो फ्रस्ट्रेशन निकालने का नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए आपके टीचर्स को, ताकि वो मोटिवेटेड रहें और आपके लिए काम हमेशा करते रहें। तो चलिए आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आज का जो फर्स्ट वर्ड है क्या है, ये है राइड रफ शॉट ओवर। इसका मतलब टू ट्रीट इन ए हाई हैंडेड फैशन, मतलब क्या, अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग करते हुए किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कहलाता है राइड रफ शॉट ओवर। नेक्स्ट क्या है आपका 13th नंबर है रब समवन और रब वन द रॉन्ग वे, मतलब किसी को अनॉय करना, किसी को परेशान करना। नेक्स्ट है सीट ऑन द फेंस, नॉट टू कमिट वन सेल्फ, मतलब खुद को शामिल नहीं करना। अब फिर क्या, न्यूट्रल रहना, तटस्थ रहना, ये कहलाता है सीट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है आपका क्या 2nd नंबर स्मेल अ रैट, इसका मतलब टू बी सस्पिशियस, मतलब क्या, शक होना, यानी दाल में कुछ काला लगना महसूस होना। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब टू शो फॉल्स सोरो, मतलब घड़ियाली आंसू बहाना, झूठ मूठ का रोना धोना करना। नेक्स्ट स्प्लिट हेयर का मतलब बाल का खाल निकालना, मतलब टू इंडल्ज इन ओवर रिफाइंड आर्गूमेंट्स, मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ में किसी टॉपिक पे आर्गूमेंट करना, ये कहलाता है स्प्लिट हेयर। नेक्स्ट स्टैंड इन गुड स्टेड, मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, ज़रूरत पड़ने पे किसी का काम आना या फिर सहायक होना। नेक्स्ट है शो वाइट फेदर का मतलब टू शो कवर्डिस, मतलब कायरता दिखाना, डरपोक होना, ये कहलाता है शो वाइट फेदर। कहाँ से आया ये भी बता दिया। नेक्स्ट है सी आई टू आई, इसका मतलब होता है टू अग्री होना, मतलब क्या, कि पूरी तरह से सहमत होना, है ना, अपना सहमति दर्ज करना आँखों से, ये कहलाता है सी आई टू आई। नेक्स्ट आपका सेट स्टोर बाय का मतलब टू वैल्यू, किसी चीज़ का स्टोर आप तब करते हो जब आपके लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है ना। तो सेट स्टोर बाय का मतलब होता है क्या, टू वैल्यू, मतलब क्या, किसी के ओपिनियन को या फिर किसी के बिलीफ को, फेथ को महत्व देना, कद्र करना। नेक्स्ट आपका स्नैप वंस फिंगर्स एट, मतलब किसी के चेहरे के ऊपर क्या करना, चुटकी बजाना, ये दिखाता है टू शो कंटेम्प्ट, मतलब क्या, कि इसका मतलब अपमान करना, फिर तिरस्कार की भावना शो करना। नेक्स्ट आपका स्पीक वॉल्यूम्स 4, जिसका मतलब टू हैव अबंडेंट प्रूफ है, किसी चीज़ का ठोस और पर्याप्त सबूत होना, ये कहलाता है स्पीक वॉल्यूम्स 4। नेक्स्ट है स्टील अ मार्च, स्टील अ मार्च का मतलब होता है टू गेट अहेड सीक्रेटली, मतलब किसी से आगे निकल जाना गुप्त रूप से। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 12 नंबर स्टीयर क्लियर ऑफ, स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है टू अवॉइड करना, टू अवॉइड करना, इसका मतलब किसी से बचने की कोशिश करना, फिर दूर रहने की कोशिश करना, दूरी बनाना। नेक्स्ट है आपका स्वान सॉन्ग, किसी का अंतिम रचनात्मक कार्य जो होता है उसका अंतिम रचना, अंतिम कृति को कहा जाता है स्वान सॉन्ग। तो चलिए आज हम लोग बहुत कुछ सीखे। लास्ट तो यहाँ 13 है, लेकिन नंबर में 13 नहीं है, इससे ज़्यादा ही हैं। तो ज़रा देख लीजिए कितना कुछ सीखे आज, है ना। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपका धर्म जाने, कर्म जाने कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं, ये तो कर्म हो गया, और आप अपने ग्रेटिट्यूड को शो करते हो लाइक वगैरह शेयर वगैरह करके नहीं, ये तो आपका धर्म कहता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।